हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इंडियन हिस्ट्रोपीडिया। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए इंडियन हिस्ट्री के लिए जो आर्या कंपटीशन की बुक है उसकी ये रीडिंग सीरीज़ है। असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी उपयोगी बुक है। तो इसमें हम हड़प्पा सभ्यता को देख रहे थे। इसमें साइट जो थे हड़प्पा सभ्यता के उसको अभी अब तक देख लिया। अब नगर नियोजन जो है उसको देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता उसकी नगर योजना एवं जल निकास प्रणाली है। इसमें सड़क नगर योजना में जाल पद्धति ग्रिड पैटर्न के माध्यम से चेस बोर्ड पर आधारित है। ये सड़क एवं गलियां योजना से निर्मित की गई थी। मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण की तरफ थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है और सड़कें कच्ची ईंट मिट्टी की बनी होती थी। नगर की प्रमुख सड़क को प्रथम सड़क कहा जाता था। नगरों में प्रवेश पूर्वी सड़क से होता था। यह प्रथम सड़क से मिलती थी। और ये जो आकृति बनती है, जो मुख्य जो सड़क होती है उत्तर से दक्षिण होता है और उसमें जो पूर्वी साइड से नगर के लिए सड़क कटती थी। तो ये जो है पैटर्न उसे ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की सबसे चौड़ी सड़क लगभग 10 मीटर तक चौड़ी है। इसमें नगर विन्यास, नगर को दो भागों में बांटा गया है। इसमें पश्चिमी टीला, ये किला और दुर्ग होता था। पूर्वी टीला, इसे निचला नगर कहते हैं और आमजन लोग इसमें ही निवास करते थे। प्राप्त नगरों के अवशेषों से पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 टीले हैं। पूर्वी टीले पर आवास क्षेत्र के साथ मिलते हैं। पश्चिमी टीले दुर्ग के रूप में थे। केवल लोथल और सुतगोदा के दुर्ग और नगर एक ही रक्षा प्राचीर में है, नहीं तो हर जगह अलग अलग थे। हड़प्पा ग्रामीण नगरों के चारों प्राचीर बनने का उद्देश्य शत्रु आक्रमण से रक्षा करना, इन्हें लुटेरों एवं पशुओं से सुरक्षा करना था। नालियाँ, हड़प्पा सभ्यता में जो निकास प्रणाली है वो भी काफ़ी उत्कृष्ट थी। तो सिंधु सभ्यता का अद्वितीय विशेषता है, ये अन्य समकालीन सभ्यताओं में ये नहीं मिलती है। नालियों ईंटों या पत्थरों से ढकी हुई है, परंतु कभी कभी चूने एवं जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। घरों से जल निकासी तो मोरियों द्वारा होती थी। 2 मुख्य नालियों में गिरती थी। प्रत्येक मकान में ढकी हुई नालियाँ होती थी। भवन, हड़प्पाकालीन नगरों के भवन साधारणतः छोटे छोटे आवासीय भवन होते थे। इसमें 4-5 कमरे होते थे। कुछ विशाल 2 मंजिला भवनों का निर्माण हुआ। प्रत्येक मकान में रसोई घर एवं मसानागार होते थे। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर ये पीछे गली की तरफ खुलते थे। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में कुछ सार्वजनिक भवन भी होते हैं, जैसे स्नानागार और अन्नगार, जो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। जो ईंटें होती थी हड़प्पा के भवन एवं नालियाँ पक्की ईंटों से बनी होती थी। हालांकि कालीबंगा और रंगपुर में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। सभी जगहों की ईंटों का अनुपात जो होता था हड़प्पा, जो ये मैच्योर हड़प्पा टाइम में, वो 4:2 और 1 का था। सामान्यतः एक ईंट का आकार इसी रेशियो में है, 4:2 और 1 के रेशियो में, तो 10.25 में ऐसे करके। बड़ी ईंटों का प्रयोग नालियों को ढकने हेतु किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी ईंट मोहनजोदड़ो से मिली है। सेंधो ईंट चतुर्भुजाकार होती थी। ईंटों की चिनाई एवं जुड़ाई इंग्लिश बॉन्ड पद्धति से होता था, जो आज भी होता है कि एक ईंट उसके बाद उसकी जो ऊपरी ऊँट होती है ऐसे उसको कवर करके बांध देती है, तो उसे बॉन्ड पद्धति कहते हैं, इंग्लिश बॉन्ड। रक्षा प्राचीर, सड़कें एवं चबूतरे कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। केवल कालीबंगा में एक फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। अब जो सिंधु सभ्यता का जो राजनीतिक व्यवस्था था, हड़प्पा संस्कृति के राजनीतिक स्वरूप की कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती है, परंतु इसका व्यापक विस्तार नियोजित नगरों को देखकर लगता है। इस सभ्यता में शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। स्टुअर्ट पिगट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक विशिष्ट साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है। एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। पिगट ने हड़प्पा सभ्यता के शासन को अत्यंत केंद्रीकृत साम्राज्य माना है, जो पुरोहित वर्ग द्वारा संचालित था। व्हीलर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। इसमें धर्म की महत्ता को स्वीकार किया गया है। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। मैके के अनुसार अर्नेस्ट मैके
जिन्होंने चंदोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रातिनिधिक शासक के हाथ में था। एस.आर. राव ने हड़प्पा सभ्यता को विश्व के प्रथम महान साम्राज्य की संज्ञा दी। एल. बासम हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति धर्मतंत्रीय थियोक्रेटिक थी मानी जाती है, तो पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। हड़प्पा काल में व्यापार वाणिज्य के विकास को देखकर लगता है कि संभवतः हड़प्पा का शासन वणिक वर्ग के हाथ में था। सामाजिक जीवन, मोहरों पर अंकित चित्र मातृदेवी की मूर्ति से यह लगता है कि हड़प्पा सभ्यता समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था। यह हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन को देखकर ऐसा प्रतीत होता है समाज अनेक वर्गों जैसे पुरोहित, व्यापारी और अधिकारी श्रमिक वर्ग में विभाजित था। समाज में 4 वर्ग, विद्वान, योद्धा और व्यापारी एवं श्रमिक, ये वर्ग था। शिल्पकारों में कुम्हारों का विशेष महत्व था। हड़प्पा सभ्यता के लोग शांतिप्रिय थे, युद्धप्रिय नहीं थे, इसलिए कोई व्यवस्थित राज्य, यहाँ पे कोई शासन व्यवस्था का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। हड़प्पा स्थलों से तलवार, ढाल, कवच, शीर्षस्त्राण नहीं मिले हैं। लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। लोग सूती एवं ऊनी वस्त्र, दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। सूती वस्त्र का सबसे पहला प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में ही मिलता है हमें। आभूषणों का प्रयोग पुरुष एवं महिलाएं दोनों करते थे। मनोरंजन के लिए वे पासे खेलते थे। मुख्य खेल इनका पासा था, शतरंज, नृत्य, पशुओं की लड़ाई, ये सब मुख्य इनके मनोरंजन के खेल थे। लोथल से खेलने का बोर्ड एवं मोहनजोदड़ो से चतुष्कोण गोटियाँ प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो से टेराकोटा के मुखौटे मिले हैं। सावधान, ये था 3 प्रकार से होता था। पूर्ण समाधिकरण, शव को पूर्ण रूप से भूमि में दफना दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण, शव को पशु पक्षियों को खाने के लिए जंगल में छोड़ देते थे खुले में, शेष भाग को बाद में भूमि में दफनाया जाता था। और दाह संस्कार से कहीं नदी में जल प्रवाह होता है। हड़प्पा से आंशिक समाधान मोहनजोदड़ो के कलश समाधान तथा कालीबंगा से प्रतीकात्मक समाधान के साथ मिले हैं। हड़प्पा के शव को दफनाने और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। हड़प्पा से शव उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे, जिसमें सिर उत्तर की ओर होता था। शव पात्रों के चित्रण में मयूर का चिन्ह प्रचित्रित किया गया है। धार्मिक जीवन, हड़प्पा के सभ्यता के मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी। यह धार्मिक तत्व उपस्थित था किंतु प्रभावशाली नहीं था। पुरातत्वों में मिले अवशेषों के आधार पर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी, पुरुष देवता, पशुपतिनाथ का जो था और लिंग, योनि, वृक्ष, जल आदि की पूजा करते थे। सबसे ज़्यादा पूजा मातृ देवी की होती थी। मार्शल ने मातृ देवी को पृथ्वी देवी कहा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा है, जिसके सिर पर 3 सिंग हैं। इस मोहर पर 5, ये देखिए, इसको नोट कीजिए, 5 प्रकार के कुल 6 पशु हैं, यानी कि पशु 5 हैं और उनकी पूरी संख्या 6 है उस पर जो उत्कीर्ण किए गए हैं। तो ये एग्जाम में कई बार आए हैं कि बाएं सीधा और दाएं से कितने पशु हैं या कौन कौन है उस पर मोहर पे। तो ये जो पशुपति का जो मोहर मिला है, इस पर बाईं ओर एक गेंडा और एक भैंसा मिला है, दाईं तरफ एक हाथी और एक चीता, और सामने यानी कि जो नीचे उसके जो मूर्ति के नीचे देखेंगे यहाँ पे 2 हिरण हैं। तो ये 2 हिरण हैं, यानी 5 पशु हैं, 6 कुल मिला के मिलते हैं। ये पशुपति शिव का स्वरूप माना जाता है। मार्शल ने इसे आद्य शिव या प्रोटो शिवा कहा है। पशुपति योगेश्वर नटराज के रूप में शिव की पूजा, मातृशक्ति की पूजा, पीपल पूजा, वृषभ में अनेक पशुओं को देवताओं से संबंध, लिंग पूजा, जल की पवित्रता, मूर्ति योगाभ्यास, यज्ञ आदि तत्व परवर्ती भारतीय धार्मिक जीवन में सिंधु सभ्यता के लिए गए। हड़प्पा सभ्यता के लोग पृथ्वी को अरोरा की देवी मानकर की पूजा करते थे। मूर्ति पूजा का आरंभ सिंधु सभ्यता से ही होता है। कालीबंगा से अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिलते हैं। संभवतः ये यज्ञ की वेदी थी। हड़प्पा सभ्यता से मिले स्वास्तिक और चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। नाग पूजा, जल पूजा, योग क्रिया का प्रचलन था। मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा से प्राप्त कुछ मोहरों पर पशु बलि के प्रमाण मिलते हैं। भारत में लिंग पूजा का आरंभ संभवतः प्रोटो ऑस्ट्रेलाइज जाति में हुआ। पीपल सबसे पवित्र वृक्ष था सिंधु सभ्यता में, और बत्तख फाख्ता भी कहा गया है पवित्र पक्षी माना जाता था। आजा पक्षी, मोर का भी महत्व था। हड़प्पा सभ्यता में किसी भी स्थल से मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन बनावली से, जो बनावली है हरियाणा में, एक भवन से मंदिर होने का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक जीवन इनका
हड़प्पाकालीन अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन में आंतरिक में विदेशी व्यापार निर्भर थी। इनका व्यापार भी काफ़ी उन्नत था, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता और काफ़ी उधर वेस्टर्न साइड से भारत की खड़ी होते हुए व्यापार होता था। तो कृषि, हड़प्पा सभ्यता व्यापार प्रधान थी, किंतु आजीविका में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। हड़प्पा सभ्यता में कोई हल या फावड़ा नहीं मिला है, परंतु कालीबंगा से प्राग हड़प्पा स्तर के जुते हुए खेत के साथ मिलते हैं और हड़प्पा के सभ्यता के लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते हैं। हड़प्पा सभ्यता बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध की हड़प्पा कृषि सभ्यताओं का ही एक विस्तृत स्वरूप थी। हड़प्पा सभ्यता का अधिकांश भौगोलिक विस्तार अर्ध शुष्क क्षेत्र था। हड़प्पा सभ्यता की उर्वरता का मुख्य कारण सिंधु नदी में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ थी। बलूचिस्तान से गौरबंद एवं अफगानिस्तान से सोरतगई नहरों के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ सोरतगई जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है अफगानिस्तान में। फसल काटने के लिए पत्थर के हाशियों का प्रयोग होता था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं अन्य नगरों से अन्नगार के साक्ष्य विकसित कृषि अवस्था को इंगित करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग नवंबर के महीने में बाढ़ के पानी उतरने के बाद उपजाऊ मिट्टी एवं गेहूँ जो बोते थे, वहाँ पे अप्रैल में फसल काटते थे। प्रमुख फसलें, हड़प्पा सभ्यता में 9 प्रकार की फसलों की पहचान की गई। अब तक गेहूँ, चावल और जौ, तरबूज, ये सब, खजूर, मटर, राई, तिल, कपास। एक किस्म ब्रांसिकांसी भी मिली है। चावल के साथ लोथल, रंगपुर, हड़प्पा एवं कालीबंगा से मिलते हैं, क्योंकि बाजरा के लोथल हड़प्पा, सुरकोदा और सोतगई से मिले हैं। गेहूँ जो कपास की खेती का ज्ञान मेहरगढ़ से प्राप्त है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न गेहूँ, जौ था। गेहूँ एवं जौ का प्रसार पश्चिम एशिया में से माना जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग रागी एवं ईख से अपरिचित थे, तो इसे ध्यान दीजिए कि ये रागी और ईख से अपरिचित थे। लोथल से चावल एवं बाजरे के, बनावली से जौ एवं तिल के, सरसों के, तरह हड़प्पा से गेहूँ और जौ के दानों के साक्ष्य मिलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इन सब में रागी और ईख के साक्ष्य नहीं मिलते हैं सिंधु सभ्यता के। सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय सिंधु सभ्यता को लोगों को जाता है, इसलिए यूनानियों ने इसे सिंडोन, इसकी उत्पत्ति सिंध से हुई इसलिए नाम दिया। गुजरात के नागवाड़ा नामक स्थान पर भी प्राक हड़प्पा कालीन किसान रहते थे। पशुपालन, हड़प्पा सभ्यता के लोग बैल, गाय, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालते थे। गुजरात का नेजदी नगर पशुपालकों का केंद्र था। गाय, ऊँट, घोड़े का अंकर मोहरों पर नहीं मिलता है। गाय की आकृति युक्त कोई मूर्ति नहीं मिली है। तो हड़प्पा संस्कृति में कुबड़ वाला बैल विशेष महत्व रखता है। घोड़े के अस्थि पंजर का केवल सुरकोदा से ही गुजरात में जो है नमक स्थल से साक्ष्य मिलता है। तो निष्कर्ष निकाला जाता है सिंधु सभ्यता के लोग संभवतः घोड़े से परिचित नहीं होंगे। शेर के अवशेष भी नहीं मिलते हैं, जो पशुपति नाथ का जो उनके यहाँ मोहर मिलता है जिसमें 5 जानवर पर शेर नहीं है, वो बाघ है और भैंसा है। इसके अलावा हाथी और गैंडा और 2 हिरण है। मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह से तथा लोथल से घोड़े का टेराकोटा की मूर्ति मिली है। बलूचिस्तान स्थित राणा गुंडई के निम्न स्तरीय धरातल से घोड़े के दांत प्राप्त हुए हैं, जो हड़प्पा सभ्यता के कुछ शताब्दी पहले के हैं। गुजरात के निवासी हाथी पालते थे। शिल्पकला एवं धातु, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग तांबे के साथ मिलकर कांसा तैयार करते थे। तांबा और टिन को मिलाकर कांसा, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। तांबा एवं टिन का अनुपात 9:1 था। कांसे के आचार बहुतायत में नहीं मिलते हैं। हड़प्पा काल में मृतभांडों का निर्माण कुम्हार के चाक पर किया जाता था, इसलिए कुम्हार जो जाति का महत्व ज़्यादा था उस टाइम। हड़प्पा सभ्यता के मृतभांड लाल एवं काले रंग के होते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, वे तलवार से भी परिचित नहीं थे। उनके यहाँ ज़्यादातर जो बड़ा ग्रह यानी कि तीर और धनुष, उसका प्रचलन था। मोहनजोदाड़ो के मृतभांडों पर लेख नहीं है, किंतु हड़प्पा के बर्तनों पर लेख मिलते हैं। सबसे प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। सीप, मोती उद्योग लोथल, बालाकोट में मनके बनाने के कारखाने लोथल, बनावली, बक्सरा और चंद्रपुर में तथा संघ शिल्प का केंद्र बालाकोट और नागेश्वर गुजरात में स्थित है। कार्नेलियन मलकों का कारखाना चंद्रपुर एवं मोहनजोदड़ो से मिलता है। चंद्रपुर स्पेशली सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। व्यापार, हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः व्यापार प्रधान था। ये समृद्धि में व्यापार के कारण ही थी और वस्तु व्यापार होता था। बार्टर सिस्टम जो कहलाता है, इसमें
सिक्कों का प्रयोग नहीं होता है। सिंधु सभ्यता की सुमेरियन सभ्यता और मिस्र की सभ्यता से व्यापारिक संबंध थे। सुमेरियन लेखों से ज्ञात होता है कि सुमेरिया के व्यापारी मेलुहा के व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय कर देते हैं और मेलुहा का जो समीकरण है वो सिंधु सभ्यता या सिंधु प्रदेश से किया जाता है। तो मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर सुमेरियन ढंग की नाव का चित्र अंकित है। लोथल से फारस की मोहरें तथा कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें भी सिंधु सभ्यता के विदेशी व्यापार को दर्शाती है। बहरीन इसको जो है वो दिलमुन और व्यापारी व्यापारी विदेशी व्यापार में बिचौलियों का कार्य करते थे। दिलमुन को सुमेरिया लेखों में उगते साफ सुथरा नगर या हाथियों का देश कहा जाता था। स्थलीय व्यापार में अफगानिस्तान और ईरान तथा जलीय व्यापार में मकरान तट के नगरों में महत्वपूर्ण भूमिका थी। सुतकागेंडोर, बालाकोट, अल्लाहदीनो, लोथल और सुतकोरदा अरब सागर के तट पर सैन्यकालीन बंदरगाह थे। आयात की जाने वाली वस्तुएं टीन और चांदी ईरान और अफगानिस्तान से आयात होता था सिंधु सभ्यता में, और तांबा राजस्थान का खेतड़ी और बलूचिस्तान से, सोना ईरान और अफगानिस्तान, दक्षिण भारत कर्नाटक से, फिरोजा था ईरान से, और हरा अमेजन नीलगिरी की पहाड़ियाँ, सीसा ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान, दक्षिण भारत से, लाजवर्ड ये अफगानिस्तान में स्पेशली और मेसोपोटामिया से, ज़्यादातर अफगानिस्तान ही आता है ऑप्शन में। शिलाजीत हिमालय क्षेत्र, लाल गोमेद राजस्थान और कठियावाड़ कश्मीर, नील रत्न बदकसा अफगानिस्तान, हरित मणि दक्षिण भारत, सेलखड़ी बलूचिस्तान राजस्थान गुजरात, संख अंगोड़िया सौराष्ट्र कच्छ दक्षिण भारत। सिंधु सभ्यता की मोहरें मेसोपोटामिया के सूसा और निपुर किस उम्मा आदि शहरों में पाई गई हैं। तेल अस्मार मेसोपोटामिया से भी सिंधु सभ्यता की वस्तुएं मिलती हैं। सिंधु और मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं में मातृशक्ति की उपासना होती थी। बैल, बतख और पाषाण स्तंभ पवित्र माने जाते थे। मेसोपोटामिया में के लेखों में मेलुहा सिंधु प्रदेश के लिए तत्व व्यापार के 2 मध्यवर्ती केंद्रों का उल्लेख मिलता है। दिलमुन जो बहरीन को कहा जाता है, माकन इसका समीकरण ओमान से, ओमान को माकन कहा जाता है सुमेरियन सभ्यता में। मेलुहा को नाविकों का देश, इसे काले विदेशी लोगों की भूमि कहा जाता है। मेसोपोटामिया में प्रवेश के लिए प्रमुख बंदरगाह उर था। मिस्र के साथ व्यापार मुख्यतः लोकल से होता था। सुतकागेंडोर की हड़प्पा सभ्यता का चौराहा कहा जाता है इसको। ये पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में। सर्वाधिक आयात धातु एवं बहुमूल्य पत्थरों से होता था। मापतोल हड़प्पा सभ्यता में मानकीकृत मापतोल प्रचलित थी। ये तोल की इकाई जो थी 16 के अनुपात में होती थी, दशमलव प्रणाली के माध्यम से आधारित थी। मोहनजोदड़ो से सीप पे बना हुआ, लोथल से हाथी दांत का बना हुआ एक पैमाना स्केल मिला है। इसका उपयोग समतल लंबाई मापने में किया जाता है। कालीबंगा से मिट्टी का पैमाना मिलता है। न्यूनतम भारों में संबंध में द्विचर प्रणाली बाइनरी प्रणाली का अनुपात से उच्चतर भारों के संबंध में दशमलव पद्धति का अनुपात होता था। यानी छोटे छोटे जो भार अगर नापने होते थे उसमें ये जो उसके बाट होते थे वो बाइनरी प्रणाली में, और बड़े जो होते थे दशमलव प्रणाली में होता था। सबसे अधिक प्रचलित बाट 16 आन का था, जो वजन में 13.625 ग्राम था। लिपि हड़प्पा सभ्यता को अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। भावचित्रात्मक लिपि है, पिक्टोग्राफिक, जो आकृतियों के माध्यम से उत्कीर्ण है, कोई शब्द नहीं है। इनकी लिखावट क्रमशः दाईं से बाईं ओर की जाती थी, जिसे पिटोपेडन या सर्वाकार रूप में लिखी जाती थी। इसमें मूलतः 52 चिन्ह थे। हड़प्पा सब लिपि में 250 से 400 तक चित्राक्षर हैं। सबसे ज़्यादा प्रचलित जो चिन्ह है वो मछली है। लिपि एवं धर्म के नमूने मोहरों के अतिरिक्त भांडों पर भी मिलते हैं। सिंधु लिपि का सबसे प्राचीन नमूना 1853 में कनिम्हन को मिला। अधिकांश लिपि है वो सेलखड़ी की जो पत्थर होती थी उस पर बना हुआ है जो मोहर। और हड़प्पा लिपि देसी है, पश्चिम एशिया की लिपियों से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए अब तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। क्योंकि और भी जो लिपि थी कहीं ना कहीं जो ईरान या फारस के रीजन से थे या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में था, तो उसको पढ़ लिया गया। फादर हेरास ने लिपि को तमिल लिपि आदि का रूप माना है। सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रयास केएन वर्मा, प्रोफेसर एस.आर. राव, आई. महादेवन ने सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास L.A. वेडर ने 1925 में किया। लिपि का उद्घाटन
उद्वाचन आई महादेवन ने किया, जिससे इसे कंप्यूटर से पढ़ने का प्रयास किया। हड़प्पा सभ्यता में सबसे लंबा अभिलेख 26 चिन्हों वाला है। भाषा, बलूचिस्तान की ब्राह्मणी जनजाति ब्राह्मणी भाषा बोलती है, जो कि एक द्रविड़ भाषा है। इसके स्रोत के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा को माना जा सकता है। मोहरें, अब तक विभिन्न हड़प्पाकालीन स्थलों से 2000 मोहरें प्राप्त हुई हैं। सबसे अधिक मोहरें मोहनजोदाड़ो में लगभग 500 मिली हैं। हड़प्पाकालीन मोहरें सेलखड़ी पत्थर से बनी होती थी। लोथल एवं देसलपुर तांबे से बनी मोहरें प्राप्त हुई हैं। लोथल से बटन के आकार की मोहर मिली है। सिंधु मोहरें वर्गाकार, आयताकार एवं गोलाकार और बेलनाकार होती थी। सबसे अधिक मोहरें वर्गाकार मिलती हैं और अधिकांश मोहरों पर लघु लेखों के साथ जानवरों की आकृतियाँ भी अंकित है। कुछ मोहरों पर देवी देवताओं के चित्र अंकित है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर व्याघ्र का अंकन, बाघ का अंकन मिलता है, जबकि वेदों में व्याघ्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन पीपल और बिना कुबड़ वाला एक सिंगी पशु है, यूनिकॉर्न, उसका अंकन है। लोथल और कालीबंगा से मुद्रा, छाप मुद्रा, राजमुद्रांक मिले हैं। मोहनजोदड़ो की एक मोहर के चित्र की तुलना सुमेरियन पौराणिक पात्र गिलगमेश से की जाती है और मृत मूर्तियाँ, जिसे टेराकोटा कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रों से अत्यधिक संख्या में आग की पकी हुई टेराकोटा की मूर्तियाँ मिली हैं। इनका प्रयोग खिलौने एवं पूजा के लिए मूर्तियाँ बनाने में होता था। नारी मृत मूर्तियों की संख्या में सर्वाधिक है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अगर हो सकते हैं तो इसमें हो सकता है कि जब मृत मूर्तियों की बात हो तो इसमें हो सकता है कि नारी मृत मूर्तियों की संख्या में अधिक है। तो नारी मृत मूर्ति संख्या में अधिक है जितने भी टेराकोटा मिले हैं। इन मृत मूर्ति का निर्माण हाथ से चिकोटे पद्धति से किया गया है। समस्त मृत मूर्ति में या टेराकोटा में 73% पशु पक्षियों में 25% मानव मृत मूर्तियाँ हैं। पशुओं में सर्वाधिक कुबरदाड़ वृषभ एवं पक्षियों में गौरैया की सर्वाधिक ये टेराकोटा मिलती है। गाय की आकृति मोहरों और मृत मूर्तियों पर नहीं मिलती है, तो ये ध्यान रहे, गाय की आकृति नहीं मिलती है। ये वैदिक काल में काफ़ी प्रसिद्ध और पवित्र पशु रहा है आगे चल के गाय, पर हड़प्पा सभ्यता में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है इनके अस्तित्व का। हड़प्पा सभ्यता से निम्न चीज़ों की कोई अवशेष नहीं मिले हैं, जैसे नहरों की सिंचाई सोरतुगुई को छोड़कर कहीं और से नहीं मिला है। नदी उपासना के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। मंदिर नहीं मिला है। सिंह यानी शेर नहीं मिला है। पन्ना और लोहा इनके साक्ष्य नहीं मिलते हैं। वैसे अगर अपवाद स्वरूप देखा जाए तो गाय भी बहुत कम मिलते हैं और घोड़े का भी साक्ष्य नहीं मिलता है। परवर्ती या उत्तर हड़प्पा संस्कृति, अब तक हम मैच्योर हड़प्पा संस्कृति को पढ़ रहे थे। तो पर बाद की जो हड़प्पा संस्कृति है, 1800 ईसा पूर्व के बाद हड़प्पा सभ्यता का चरम काल समाप्त हो गया और यह सभ्यता पतनोन्मुख हो गई। इसके बाद परवर्ती या उत्तर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। रंगपुर एवं प्रभास पाटन से परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं। भारत में उत्तर हड़प्पा के 980 स्थल हैं जो सर्वाधिक हैं। यह संस्कृति विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में विद्यमान थी, जैसे सिंध में झोकर झाकर संस्कृति। आप ऊपर पढ़े हैं, बताइए कि झोकर झाकर संस्कृति कौन से स्थल से संबंधित है। और हड़प्पा में भावलपुर में कब्रिस्तान एच संस्कृति, पेशावर में गांधार कब्र संस्कृति। गांधार कब्र संस्कृति के एक स्थल कटेलाई से 2 ऐसी कब्र मिली है जहां मालिक के साथ घोड़ों को दफनाने का साक्ष्य मिलता है, जैसे नौपाषाणिक स्थलों में होता था। भगवानपुरा हरियाणा और दधेरी से पांडुवर्णी मृदभांड वाले संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। गुजरात के रंगपुर, रोजदी, प्रभास पाटन, दाबरकोट, पादरी, कनेलवाल से चमकदार मृदभांड संस्कृति के अवशेष मिले हैं। परवर्ती हड़प्पा संस्कृति मुख्यतः ग्रामीण सभ्यताएं एवं ताम्रपाषाणिक थी। तो ये ग्रामीण सभ्यता थी, जो कि मुख्य जो मैच्योर हड़प्पन साइट थे वो लगभग नगरीकरण के उसमें साक्ष्य मिलते हैं। और ये बाद की जो हड़प्पा संस्कृति है वो डिक्लाइन के बाद वो ग्रामीण सभ्यताएं रह जाती हैं। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के साक्ष्य मिलने लगते हैं उसके बाद से। और हड़प्पा एक कांस्ययुगीन संस्कृति है। परवर्ती हड़प्पा के लोग जो काला धूसर मृदभांड है उनका प्रयोग करते थे। भगवानपुरा से उत्तर हड़प्पा के लोग पकाई हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। अन्य हड़प्पोत्तर स्थलों से यह नहीं पाया गया है। तो कुल मिलाकर परवर्ती हड़प्पा और ऋग्वैदिक पीरियड है, उसकी जो संक्रमण का काल रहा है उसको कहते हैं। तो हड़प्पा का पतन, इसके संबंध में हिलर ने सिंधु सभ्यता के पतन के लिए इंद्र को जिम्मेदार माना है। हटम व्हीलर ने जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति भी विकसित की।
सर्वप्रथम रामप्रसाद चंद्रना ने आर्य आक्रमण के सिद्धांत दिया था। सर्वप्रथम जॉर्ज डेल्स ने आर्य आक्रमण सिद्धांत का खंडन किया। तो रामप्रसाद चंद्रना ने आर्य आक्रमण का सिद्धांत दिया था, हड़प्पा के डिक्लाइन का, और जॉर्ज डेल्स ने इसका खंडन किया था सबसे पहले। सिरिल रत्नाकर ने मेसोपोटामिया के साथ लाजवाड़ व्यापार के पतन को हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण बनाया। के अलावा ये कुछ पतन के कारण है हड़प्पा सभ्यता के जो दिए गए हैं विद्वानों द्वारा। तो जैसे गार्डन चाइल्ड, मार्टिन व्हीलर, रामप्रसाद चंद्रमा और स्टुअर्ट पिगट ने आर्यों के आक्रमण का माना है पतन का कारण। रामप्रसाद शर्मा ने चंदा ने इसका सबसे पहला स्टेट दिया था। एस.आर. राव, जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके ने बाढ़ को माना है पतन का कारण। H.T. लॉम्ब्रिक और माधव स्वरूप वत्स डेल्स, सिंधु नदी का मार्ग बदलना। आर्यन स्टाइल, एन घोष, गुरदीप, शुष्कता एवं जलवायु परिवर्तन को माना है। M.R. साहनी, रॉबर्ट राइक्स एवं भूतात्विक परिवर्तन, और जॉर्ज डेल्स ने भूतात्विक परिवर्तन को यानी भूकंप को, और जेल्स ने बाढ़ का कारण माना है। KUR कैनेडी ने प्राकृतिक आपदा, मलेरिया जैसे इसको माना है पतन का कारण। जॉन मार्शल जो प्रशासनिक शिथिलता को मानते हैं। फेयर सर्विथ, रफीक मुगल, BK थापर जैसे विद्वान पारिस्थितिक असंतुलन को मानते हैं। तो और DP अग्रवाल यानी धर्मपाल अग्रवाल, रफीक मुगल ये घग्गरा और हकरा नदी के जो क्षेत्रों का सूख जाना इसको कारण मानते हैं। तो जनरली कोई एक कारण नहीं रहा है, ज़्यादातर पारिस्थितिक असंतुलन या जो सिंधु सभ्यता थी उसके पानी जल स्तर का कमी होना, जिससे माइग्रेट किए होंगे लोग। तो अब आगे है विविध तथ्य। तरखान वाला डेरा, ये स्थल इम्पोर्टेंट है, एक बार आ चुका है हमें। तो ये है राजस्थान में है तरखान वाला डेरा। हड़प्पा सभ्यता का केंद्र था। ये हड़प्पा सभ्यता का पॉटरी केंद्र था राजस्थान में, तरखान वाला डेरा। और ऐसे ही एक डेरा इस्माइल खां है, वो पाकिस्तान में है, पर ये तरखान वाला डेरा राजस्थान में है, इसलिए अब इसे ध्यान रखिए। शिकरपुर गुजरात में हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। गुजरात में कामनेर हड़प्पाकालीन स्थल नवीनतम उत्खनित स्थल है। ये कामनेर गुजरात में कच्छ से कामनेर में भारत जापान की संयुक्त टीम द्वारा 2006 में उत्खनन किया गया। इस उत्खनन से बड़ी संख्या में मनके एवं सेलकड़ी के मनके मिले हैं। गुजरात की भुज तहसील कच्छ जिला के शिकारपुर से हड़प्पा स्थल के उत्खनन कुलदीप भान और P. अजित प्रसाद ने किया। कच्छ स्थित जूनी कुरन से 2 स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं। इससे पहले धौलावीरा में भी हम लोग देखते हैं कि ये स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं। नागेश्वर, नागवाड़ा, कुंतासी, राजकोट ये उत्तरी सौराष्ट्र में है। गुजरात के हड़प्पा कालीन स्थल है कुतांसी, जिसमें ज़्यादा प्रमुख रूप से है नागेश्वर, नागवाड़ा। कुतांसी का उत्खनन 1988 में हुआ। कुतांसी से बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। कुतांसी फुल्की नदी के किनारे स्थित है। लोथल और बालाकोट बलूचिस्तान में से विकसित सीप उद्योग के प्रमाण मिलते हैं। तो धौलावीरा से भैंस की हड्डी की बनी स्केल, मौजोदोड़ से मानव अस्थिपंजर के निकट बकरे का अस्थिपंजर मिला है। और यहाँ से पशु बलि जो बकरे का एक चित्र है वो मोरों पे वो मिलता है मोहनजोदड़ो से। मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विकास स्वतः हुआ, इसका पश्चिम से कोई संबंध नहीं था। सुतकागेंडोर जो पाकिस्तान में है। नगर दुर्ग और किलेबंद निचली बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं। स्वात घाटी जो उत्तर और पश्चिमी जो पाकिस्तान का क्षेत्र है उसमें उत्तर हड़प्पा काल का उत्तरी छोर माना जाता है। लोथल से सोना धातु के अवशेष नहीं मिले हैं। बाघ से लड़ते व्यक्ति का चित्र मोहनजोदड़ो के मोरों पर है। मोहनजोदड़ो से मिट्टी के रथ का नमूना मिला है। राखीगढ़ी तत्कालीन महानगर था और ये भारत का सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता को ख़त्म किया। नेक्स्ट जो वीडियो का उसमें हम वैदिक पीरियड को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि आप वीडियो ज़रूर देख लीजिए। और आपको मैपिंग अगर देखना है साइट को, जो एंशिएंट इंडिया में साइट कहाँ है उनके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, तो आप मैपिंग सीरीज भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। फिलहाल इतने